ए बुढ़िया, सीट खाली नहीं करेगी क्या? दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सुबह की पहली ट्रेन में जो गुड़गांव की ओर जा रही थी, एक खाली से डिब्बे में एक आदमी की कर्कश चीख गूंजी। उसकी बाह पर एक खतरनाक सांप का टैटू बना हुआ था और उसकी आंखें शराब के नशे में लाल थीं। उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट पर बैठी पार्वती देवी ने डर से खुद को सिकोड़ लिया। 70 साल की उम्र पार कर चुकी पार्वती जी के लिए इस समय मेट्रो से यात्रा करना रोज की बात थी, लेकिन इस तरह का खतरा उनके लिए नया था। जी, मैं वरिष्ठ नागरिक की सीट पर बैठी हूं। मेरी उम्र भी हो गई है और मेरे पास सामान भी भारी है। पार्वती जी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी हिम्मत भी थी जो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उनके हाथ में स्टील का एक बड़ा डिब्बा था जो उनके प्यार और स्नेह का प्रतीक था। वह पिछले कई सालों से अपनी शादीशुदा बेटी के घर ताजा घर का बना अचार पहुंचा रही थी। सुबह जल्दी उठकर अपने हाथों से अचार बनाकर अपनी बेटी, दामाद और अपनी प्यारी नातिन को खिलाने की चाहत ही हर हफ्ते उन्हें इस सुबह की मेट्रो में ले आती थी। बुढ़िया, थोड़ी तो शर्म कर, जमाना कहां से कहां पहुंच गया और तू अभी भी अकड़ दिखा रही है, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। और फिर छटाक की आवाज के साथ उसका हाथ पार्वती जी के गाल पर जोर से पड़ा। एक तीखी आवाज शांत मेट्रो के डिब्बे में गूंज उठी। झटके से पार्वती जी के हाथ से अचार का डिब्बा छूट गया। धड़ाम की आवाज के साथ डिब्बा जमीन पर गिरकर खुल गया और लाल मिर्च वाले आम के अचार के टुकड़े और तेल चारों ओर फैल गए। अचार के तीखे मसालों, एक तीखी बात को आम पर अंध को दबाक आम करते हैं की महक शराब की बदबू में मिलकर और भी असहनीय हो गई। पार्वती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से मार नहीं खाई थी, न अपने पति से, न अपने बच्चों से, और आज एक अनजान नौजवान ने सबके सामने उन पर हाथ उठा दिया था। उनका गाल तुरंत जलने लगा और कानों में साए साए की आवाज होने लगी। उनका मन सुन्न हो गया था, फिर भी वह सहज रूप से जमीन पर बिखरे अचार के टुकड़ों को उठाने लगी। कांपते हाथों से एक एक टुकड़ा उठाते हुए पार्वती जी की दशा बहुत दयनीय लग रही थी। आंसू चुपचाप बहकर उनकी झुर्रियों वाले गालों पर आ गए। उस पल मेट्रो के डिब्बे में बैठे सभी यात्री चुप थे। कोई भी आगे नहीं आया। सब या तो अनजान बने रहे या डर से मुंह फेर लिया। कभी कभी कुछ तिरछी नजरें महसूस होती थीं, लेकिन उनमें हमदर्दी या दया नहीं थी, केवल उदासीनता और बचाव था। पार्वती जी का दिल गाल के दर्द से ज्यादा लोगों की बेरुखी से दुखा। उन्हें क्यों यह सब सहना पड़ रहा था? इस उम्र में एक अनजान व्यक्ति से ऐसा अपमान क्यों? समय बीता और जब मेट्रो अपनी मंजिल पर पहुंची तो पार्वती जी धीरे धीरे उतर गईं। अचार का डिब्बा पकड़े हुए उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे और उनका गाल सूजकर लाल हो गया था, जिस पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। टूटे हुए डिब्बे के ढक्कन से अचार का तेल लगातार रिस रहा था, लेकिन पार्वती जी को अब उसकी परवाह नहीं थी। उनके दिल पर लगा घाव कहीं ज्यादा गहरा था। उस शाम पार्वती जी अपनी बेटी प्रिया के घर हमेशा की तरह रात का खाना बना रही थीं, लेकिन उनके बाएं गाल की सूजन अभी भी थी और कभी कभी उनके हाथ हल्के से कांप उठते थे। जब भी वह आईने में देखती, उंगलियों के निशान साफ नजर आते, लेकिन वह जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी बेटी और दामाद रोहन को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह इस अपमानजनक याद को दबा देना चाहती थी। नानी, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ? दफ्तर से लौटकर दरवाजा खोलते ही प्रिया ने अपनी मां का चेहरा देखकर चौंकते हुए पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। कहीं चोट लग गई क्या? पार्वती जी ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। कुछ नहीं बेटा, दरवाजे से जरा सा टकरा गई थी। बुढ़ापे में यही होता है, गलतियां होती रहती हैं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान झूठी और कमजोर थी। प्रिया को शक हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि उसकी नानी उसे चिंता में नहीं डालना चाहती। लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला और कोई अंदर आया। नानी, मैं आ गई। एक जानी पहचानी और दमदार आवाज सुनकर पार्वती जी चौंक गईं। यह एक अप्रत्याशित मेहमान था। साफ सुथरी फौजी वर्दी में जो अंदर आई वह कोई और नहीं, उनकी नातिन जया सिंह थी। भारतीय सेना की सबसे जिंगिंग विशेष बल पैरा एसएफ पारा एसएफ में सेवारत मेजर जया सिंह। उसे अचानक छुट्टी मिली थी और वह सीधे घर आ गई थी।
जया लंबी और चौड़े कंधों वाली थी, जिस पर फौजी वर्दी बहुत फब रही थी। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा पैनापन और शरीर में एक मजबूती थी जो पैरा एसएफ के कठोर प्रशिक्षण का प्रमाण था। माँ, नानी, देखो कौन आया है। मुझे अचानक छुट्टी मिली है, बस कल तक ही रुकूंगी, फिर वापस जाना है, जया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी नजर तुरंत पार्वती जी के चेहरे पर टिक गई। पैरा एसएफ में प्रशिक्षित जया की आंखों को वह चीजें भी दिख जाती थीं जो आम लोग नहीं देख पाते थे। नानी के गाल पर सूजन, उंगलियों के साफ निशान, उनके झुके हुए कंधे और आंखों में छिपी उदासी। मेजर जया सिंह तुरंत समझ गई कि यह चोट दरवाजे से टकराने से नहीं लगी है। नानी, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ है? जया की आवाज में एक अलग तरह की सख्ती थी। यह एक पैरा एसएफ कमांडर की ठंडक और अपनी प्यारी नानी के लिए चिंता का मिला जुला रूप था। किसने किया यह? पार्वती जी घबरा गईं। उनकी नातिन की नजरें इतनी तेज थीं कि वह झूठ नहीं बोल सकीं। नहीं बेटा, बस गलती से। नानी, मुझसे झूठ मत बोलिए। जया अपनी नानी के पास गई और ध्यान से उनके चेहरे को देखा। उसकी सैन्य प्रशिक्षण से पैनी हुई नजरें चोट के प्रकार और कारण को सटीकता से समझ रही थीं। यह किसी के हथेली से जोर से मारने का निशान है। आकार और कोण को देखते हुए यह किसी वयस्क आदमी का हाथ है और काफी ताकत से मारा गया है। आखिरकार पार्वती जी को सब कुछ बताना पड़ा। उन्होंने मेट्रो में हुई पूरी घटना बताई। कैसे वह वरिष्ठ नागरिक की सीट पर बैठी थीं, कैसे टैटू वाले कुछ आदमी आए और सीट खाली करने को कहा और मना करने पर उस आदमी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। पूरी कहानी सुनते हुए मेजर जया सिंह का चेहरा सख्त होता गया। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भिंच गई कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वे लोग कौन थे? कैसे दिखते थे? जया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। यह उसकी शांत और स्नेही नातिन का रूप नहीं था। उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। जया बेटा, जाने दे, मैं ठीक हूं। मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। तू फौजी है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पार्वती जी ने कांपते हाथों से अपनी नातिन का हाथ पकड़ा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से जया किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन मेजर जया सिंह के मन में एक बेकाबू गुस्सा उबल रहा था। एक पैरा एसएफ मेजर के रूप में उसने देश और नागरिकों की रक्षा की शपथ ली थी। उस शपथ में कमजोरों की रक्षा करना और न्याय दिलाना भी शामिल था। यह तथ्य कि उसकी अपनी नानी को सरेआम पीटा गया और किसी ने मदद नहीं की, उसकी फौजी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा रहा था। उस रात जया सो नहीं सकी। नानी के साथ हुई घटना उसके दिमाग में घूमती रही। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाना, वह भी वरिष्ठ नागरिक की सीट पर बैठी हुई, यह एक अक्षम्य और घृणित कार्य था। पैरा एसएफ में उसने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा था, उसने सीखा था कि कमजोरों की रक्षा करना और न्याय कायम करना एक सैनिक का सबसे बुनियादी कर्तव्य और भावना है। और आज उसका सबसे प्रिय परिवार उस न्याय के अंधेरे कोने में हिंसा का शिकार हुआ था। उसके पास अब हिचकिचाने का कोई कारण नहीं था। उसका गुस्सा एक ठंडे संकल्प में बदल रहा था। उसके सीने में एक फौजी की आत्मा जल रही थी। अगली सुबह मेजर जया सिंह चुपचाप उठी। पार्वती देवी अभी भी सुबह की पहली मेट्रो पकड़ने की तैयारी कर रही थी। बेटी प्रिया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्वती जी की जिद के आगे वह हार गई। जया अपनी नानी के पास गई। नानी, आज मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों? तेरी तो छुट्टी है, तू थक जाएगी। मुझे आपकी चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। जया के दृढ़ लेकिन प्यार भरे शब्दों के आगे पार्वती जी ने सिर झुका दिया। नानी और नातिन एक साथ मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ी। वे उसी समय उसी डिब्बे में चढ़ीं। मेजर जया सिंह सादे कपड़ों में थी, लेकिन उसका सधा हुआ शरीर, पैनी नजरें और हर पल तैयार रहने की मुद्रा एक पैरा एसएफ कमांडर की उपस्थिति को छिपा नहीं पा रही थी। उसने आसपास देखने के साथ साथ कल की घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने बगल में बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला से धीरे से पूछा, आंटी जी, क्या आपने कल इस समय इसी डिब्बे में एक बुजुर्ग महिला को मार खाते हुए देखा था? वह महिला एक पल के लिए सहम गई और फिर सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर कल की याद की वजह से शर्मिंदगी और डर मिला जुला था। हाँ बेटा, देखा था, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। वे लोग बहुत डरावने थे। वे कैसे लोग थे? कुछ याद है आपको? जया के सवाल पर महिला ने याद करने की कोशिश की। 4 लोग थे, सब ने टैटू बनवा रखे थे और बहुत बदमाश लग रहे थे।
जिसने बुढ़िया को मारा था, उसकी गर्दन पर सांप का एक बड़ा टैटू था और वे लोग यमुना वाइपर्स गैंग की बातें कर रहे थे। यमुना वाइपर्स। जया ने यह नाम याद कर लिया। पैरा एसएफ में सूचना संग्रह के प्रशिक्षण के दौरान उसने यह नाम सुना था। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक मध्यम आकार का अपराधी गिरोह। जब मेट्रो मंजिल पर पहुंची तो जया अपना मन बना चुकी थी। नानी को बेटी के घर छोड़ने के बाद अकेले लौटते समय उसने अपना फोन निकाला। उसने अपने एक पुराने सीनियर से संपर्क किया जिसके साथ उसने विशेष अभियानों में काम किया था। सूबेदार मेजर साहब, मैं जया बोल रही हूं। फोन पर सूबेदार मेजर बलवान सिंह की आवाज आई। बलवान सिंह जया के भरोसेमंद सीनियर थे और अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करते थे जहां उनका एक व्यापक सूचना नेटवर्क था। जया बेटी, क्या हुआ? मेजर होकर मुझे फोन किया? मतलब कोई बड़ी बात है? मेरी नानी को कुछ गुंडों ने पीटा है। यमुना वाइपर्स नाम का गिरोह है। क्या आप उनके बारे में कुछ जानकारी निकाल सकते हैं? बलवान सिंह एक पल के लिए चुप रहे, फिर एक दृढ़ आवाज में बोले, यमुना वाइपर्स? हाँ, आजकल मेट्रो में लूटपाट कर रहे हैं। मैं जानकारी निकालता हूं, लेकिन जया, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। यह हमारा काम नहीं है। जी सूबेदार मेजर साहब, लेकिन यह मेरी नानी का मामला है। जया का मन तय हो चुका था। वह अपनी नानी को मारने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। पैरा एसएफ में उसने सीखा था कि न्याय करना और कमजोरों की रक्षा करना ही धर्म है, और अब उसे पूरा करने का समय आ गया था। उसने अपनी यूनिट वापस जाते समय ट्रेन में ही योजना बनाना शुरू कर दिया। यमुना वाइपर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, नानी को मारने वाले उस आदमी को ढूंढना और फिर कानूनी दायरे में रहकर उसे ऐसी सजा देना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक पैरा एसएफ मेजर की ठंडी निर्णय क्षमता और उत्कृष्ट सूचना विश्लेषण कौशल अब काम पर लग चुके थे। यूनिट में वापस आकर जया चुपचाप रहने लगी। साथ ही अधिकारियों के बात करने पर भी वह संक्षिप्त जवाब देती और कठोर प्रशिक्षण के बावजूद कहीं खोई खोई सी रहती थी। दोपहर के भोजन के समय जया अकेले एक कोने में जाकर अपना फोन देखने लगी। सूबेदार मेजर बलवान सिंह का संदेश आया था। जया, यमुना वाइपर्स की जानकारी मिल गई है। गिरोह ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के क्लबों में सक्रिय है। उनका सरगना विक्रम सिंह है, जो मेट्रो में लूटपाट और बुजुर्गों से धोखाधड़ी जैसे घटिया काम करता है। कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। मैंने उसकी तस्वीर भी भेजी है, देख ले। जया ने तस्वीर देखते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। यह वही आदमी था, उसकी नानी को मारने वाला, सांप के टैटू वाला विक्रम सिंह। उसका चेहरा, उम्र और क्रूर आंखें, सब कुछ नानी के बताए होलिये से मेल खा रहा था। विक्रम सिंह 57 वर्ष, यमुना वाइपर्स का सरगना, मारपीट, लूटपाट और धोखाधड़ी के कई मामलों में जेल जा चुका था, लेकिन हर बार जमानत पर या छोटी मोटी सजा के बाद छूट जाता था। संदेश के नीचे लिखी संक्षिप्त प्रोफाइल को पढ़ते पढ़ते जया का गुस्सा और बढ़ गया। ऐसा कचरा! उसने दांत पीस लिए, लेकिन साथ ही उसका तर्कसंगत दिमाग भी काम कर रहा था। पैरा एसएफ में सीखी गई सूचना संग्रह और ऑपरेशन योजना की क्षमताएं जागृत हो गईं। जया को और विस्तृत जानकारी चाहिए थी। उसने सेना के आंतरिक सूचना नेटवर्क का उपयोग करके विक्रम सिंह और यमुना वाइपर्स के बारे में गहराई से छानबीन शुरू कर दी। जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। विक्रम सिंह सिर्फ एक साधारण गुंडा नहीं था। पिछले कुछ सालों में दिल्ली मेट्रो में बुजुर्गों के साथ लूटपाट और मारपीट की 20 से ज्यादा घटनाएं हुई थीं और सब में विक्रम सिंह का हाथ था। लेकिन ज्यादातर पीड़ित बुजुर्ग होने के कारण ठीक से शिकायत नहीं कर पाते थे, और अगर करते भी थे तो सबूतों के अभाव में मामला खारिज हो जाता था। विक्रम सिंह इसी का फायदा उठाकर कानून से बचता आ रहा था। जया ने विक्रम सिंह की जीवन शैली का भी पता लगा लिया। वह ज्यादातर दक्षिण दिल्ली के क्लबों में सक्रिय रहता था और सुबह मेट्रो से घर लौटता था। उसे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक सीटों पर बैठने की एक अजीब आदत थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी जया का इंतजार कर रही थी। विक्रम सिंह के जन्म रिकॉर्ड की जांच करते समय जया ने एक अविश्वसनीय तथ्य की खोज की। विक्रम सिंह का जन्म स्थान और उसकी नानी पार्वती देवी का पुराना पता एक ही था, वह भी ठीक उसी समय का। ऐसा लगा जैसे भाग्य के धागे अजीब तरह से उलझे हुए थे। जया का दिल धक से रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं? एक शक उसके दिमाग में कौंधा। जया ने कांपते हाथों से अपनी नानी को फोन किया। नानी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने कभी?
मेरी मां प्रिया के अलावा किसी और बच्चे को जन्म दिया था? फोन पर एक लंबी चुप्पी छा गई। उस दमघोंटू सन्नाटे में जया अपनी नानी की कांपती हुई सांसें सुन सकती थी। तू यह सब क्यों पूछ रही है? पार्वती जी की आवाज में एक अनकहा डर और दुख था। नानी, प्लीज मुझे सच बताइए, मुझसे कुछ मत छिपाइए। जया की विनती भरी आवाज सुनकर पार्वती जी ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार सच उगल दिया। हाँ, था। तेरी मां से 5 साल बड़ा एक बेटा था। पार्वती जी की आवाज धीमी होती गई, जैसे वह किसी पुरानी दर्दनाक याद को कुरेद रही हों। तब मैं मजबूर थी। मेरी शादी से पहले वह पैदा हुआ था। मैं उसे पाल नहीं सकती थी। उसे एक अनाथालय में छोड़ना पड़ा। जया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ ले रही थी। उसका नाम क्या था? नानी? विक्रम। मैंने उसका नाम विक्रम रखा था। मेजर जया सिंह के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। एक सिहरन उसके सिर से पांव तक दौड़ गई। उसकी नानी को मारने वाला गुंडा कोई और नहीं बल्कि उनका सगा बेटा था, उसका अपना मामा विक्रम सिंह। जया ने अविश्वास में अपने होंठ काट लिए। जैसे आसमान टूट पड़ा हो वैसा सदमा और भ्रम उसे घेर रहा था। नानी? क्या वह वही आदमी था जिसने आपको मेट्रो में मारा था? हाँ, वह मेरा ही बच्चा है जिसे मैंने छोड़ दिया था। पार्वती जी की आवाज में असीम दुख और आत्मग्लानि थी। और फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मैं उसे कुछ साल पहले से जानती थी। एक दिन सड़क पर अचानक दिख गया था। बचपन का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा सकी। मेरा क्या हक था? जया का दिमाग अचकरा गया। जिस व्यक्ति से वह बदला लेने की योजना बना रही थी वह उसकी नानी का सगा बेटा और उसका मामा था। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह रिश्तों की एक दुखद और उलझी हुई कहानी थी। लेकिन साथ ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपनी सगी मां को मारना और भी अक्षम्य था, चाहे उसे छोड़ दिया गया हो, लेकिन अपनी जन्म देने वाली मां पर हाथ उठाना एक ऐसा पाप था जो कोई इंसान नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? जया की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं अपने ही बच्चे की शिकायत कैसे करती? मैंने ही उसे ठीक से नहीं पाला, इसीलिए वह ऐसा बन गया। यह मेरे पापों की सजा है। पार्वती जी खुद को ही दोष दे रही थीं। जीवन भर का अपराध बोध उनके कंधों पर भारी था। नहीं नानी, जया की आवाज दृढ़ थी। आपने उसे किसी भी कारण से अनाथालय में छोड़ा हो, यह आपको मारने का कारण नहीं बन सकता। परिवार का सदस्य होने के नाते तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कोई भी कारण हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता। पार्वती जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वह भी बेचारा है। बचपन में अनाथालय में कितना अकेला और दुखी रहा होगा। अगर मैं उसके साथ होती, उसे प्यार से पालती, तो वह ऐसा नहीं बनता। नानी की आवाज में जीवन भर का पछतावा था। लेकिन जया उनकी बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अपने मामा के दर्द को समझ सकती थी, लेकिन उसके कृत्य को माफ नहीं कर सकती थी। यह व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता का सवाल था। एक पैरा एसएफ मेजर के रूप में वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फोन काटने के बाद जया और भी उलझन में पड़ गई, लेकिन साथ ही उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। विक्रम सिंह, चाहे उसकी नानी का बेटा हो या न हो, एक बुजुर्ग महिला पर हमला करना एक अक्षम्य अपराध था, और अपनी सगी मां को मारना तो और भी बड़ा पाप था। उसके मन में ठंडे गुस्से के साथ इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने और सच्चे न्याय को स्थापित करने की पैरा एसएफ की भावना दृढ़ हो गई। मेजर जया सिंह ने अपनी योजना को संशोधित करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ बदला नहीं था, उसे विक्रम सिंह को यह एहसास दिलाना था कि उसने क्या गलत किया है, और उसे ऐसी सजा देनी थी कि वह फिर कभी किसी निर्दोष बुजुर्ग को परेशान न कर सके। यह सिर्फ नानी का बदला नहीं था, यह विक्रम सिंह नामक एक इंसान के जीवन को सही रास्ते पर लाने और समाज में न्याय स्थापित करने का मिशन था। उस रात मेजर जया सिंह ने अपने रिटायर्ड सीनियर्स को फिर से फोन किया। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। सूबेदार मेजर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। न्याय करने का समय आ गया है। भारत की सबसे जिंगिंग विशेष बल पैरा एसएफ के पूर्व सैनिकों का एक अनौपचारिक नेटवर्क चुपचाप सक्रिय हो गया। 2 दिन बाद जया ने अपनी यूनिट से विशेष छुट्टी के लिए आवेदन किया। उसने आवेदन पत्र में पारिवारिक आपातकाल लिखा। यह झूठ नहीं था। नानी का मामला वाकई एक पारिवारिक स्थिति थी, बस यह वैसी स्थिति नहीं थी जैसी उसके कमांडिंग ऑफिसर सोच रहे थे। छुट्टी मिलते ही जया दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में
उसने सूबेदार मेजर बलवान सिंह से मिले संदेश को देखा। बलवान सिंह ने यमुना वाइपर्स के संगठन चार्ट और प्रमुख सदस्यों की विस्तृत जानकारी भेजी थी। जया, यमुना वाइपर्स का संगठन चार्ट मिल गया है। विक्रम सिंह सरगना है और उसके नीचे 3 खास गुर्गे हैं, राजू, मुन्ना और पप्पू। तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और वे विक्रम के साथ मेट्रो में लूटपाट में शामिल थे। उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और उनकी कमजोरियों का भी पता चल गया है। वे किस तरह के अपराधों में शामिल हैं और कैसे पैसा कमाते हैं, वे परिवार और देश के साथ। इसकी पूरी जानकारी है, योजना में काम आएगी। जया ने सिर हिलाया। पैरा एसएफ में उसने सीखा था कि दुश्मन को जानना सबसे जरूरी है। विक्रम सिंह और यमुना वाइपर्स के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी, मिशन के सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। उसने बलवान सिंह द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का बारीकी से विश्लेषण किया। संगठन की संरचना, 7 वर्ग की जला की संगठन की संरचना, प्रत्येक सदस्य की भूमिका, उनके मुख्य ठिकाने और सबसे महत्वपूर्ण उनकी कमजोरियां। एक पैरा एसएफ मेजर के रूप में उसका काम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति बनाना था। दिल्ली स्टेशन पहुंचकर जया सीधे अपनी नानी के घर गई। पार्वती देवी यह सुनकर चिंतित हो गईं कि जया ने फिर से छुट्टी ले ली है। बार बार छुट्टी लेने से यूनिट में लोग कुछ कहेंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए नानी, मैं सब संभाल लूंगी। जया ने अपनी नानी को तसल्ली दी। लेकिन पार्वती जी अपनी नातिन के असली इरादे को समझ रही थीं। उनकी नातिन की आंखें बदली हुई थीं, ठंडी, पैनी, जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार को देख रहा हो। और उन आंखों में नानी के लिए गहरे प्यार के साथ साथ अन्याय को बर्दाश्त न करने का एक मजबूत संकल्प भी था। जया, कहीं तू विक्रम के मामले में कुछ करने तो नहीं जा रही? नानी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जो भी करूंगी कानून के दायरे में रहकर करूंगी और मैं उस आदमी को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। उस रात 11 बजे जया दक्षिण दिल्ली के एक कैफे में सूबेदार मेजर बलवान सिंह और एक और व्यक्ति से मिली। वह व्यक्ति समीर था, जो पैरा एसएफ से रिटायर होने के बाद अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी का मालिक था और उसका एक बड़ा सामाजिक नेटवर्क और सूचना तंत्र था। जया, बहुत दिनों बाद मिली, लेकिन यह मामला थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्या तुम सच में ठीक रहोगी? हम सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते, समीर ने चिंतित होकर पूछा। पैरा एसएफ का उनका अनुभव उन्हें किसी भी गैर कानूनी काम में पड़ने से रोकता था। सर, उन लोगों ने मेरी नानी को मारा है। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती और हम सीधे हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कानूनी तरीकों से उन्हें इस तरह घेरेंगे कि वे खुद ही तबाह हो जाएंगे। जया की आवाज दृढ़ थी। समीर ने मेज पर एक टैबलेट रखा और स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर यमुना वाइपर्स का संगठन चार्ट विस्तार से दिखाया गया था। यह यमुना वाइपर्स का चार्ट है। विक्रम सरगना है और उसके नीचे 3 गुर्गे हैं, राजू, मुन्ना और पप्पू। उनकी मुख्य कमाई क्लबों से हफ्ता वसूली, मेट्रो में लूटपाट और बुजुर्गों के साथ फोन पर धोखाधड़ी है। बहुत ही घटिया लोग हैं। समीर की आवाज में नफरत थी। जया ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। विक्रम की आदतें, उसके गुर्गों की भूमिकाएं, उनके पसंदीदा ठिकाने, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था। यह पैरा एसएफ की ऑपरेशन ब्रीफिंग जैसा ही था। यह जानकारी आपको कैसे मिली? हमारी एजेंसी क्लबों की सुरक्षा का काम करती है, इसलिए यह सब पता चलता रहता है। यह सब कानूनी रूप से प्राप्त जानकारी है, चिंता मत करो, बलवान सिंह ने कॉफी पीते हुए कहा। लेकिन जया, क्या यह सच है कि विक्रम तुम्हारी नानी का बेटा है? हाँ, मैंने पुष्टि कर ली है। नानी ने खुद स्वीकार किया है और जन्म रिकॉर्ड भी मेल खाते हैं। तब तो मामला और भी पेचीदा है। वह तुम्हारा परिवार है। समीर के चेहरे पर एक जटिल भाव आया। परिवार है, इसीलिए उसे माफ नहीं कर सकती। जया की आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। कोई अपनी सगी मां को कैसे मार सकता है, वह भी एक 70 साल की बुजुर्ग को? परिवार को तो रक्षा करनी चाहिए, अपने संबंध के समर्थन करने के लिए, है ना? समीर और बलवान सिंह ने सिर हिलाया। जया सही थी। खून का रिश्ता किसी अपराध को ढक नहीं सकता था, बल्कि यह उसे और भी बड़ा बना देता था। सही कहा। तो चलो योजना बनाते हैं। मेरे ख्याल से हमें सिर्फ विक्रम सिंह को निशाना बनाना चाहिए, समीर ने सावधानी से सुझाव दिया, क्योंकि एक गिरोह के सरगना से भिड़ना खतरनाक हो सकता था। नहीं, मैं पहले उसके गुर्गों को खत्म करना चाहती हूं और विक्रम को सबसे आखिर में। जब मेरी नानी को मारा गया
तो वे सब उसके साथ थे, इसलिए उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जया ने अपनी विस्तृत योजना समझानी शुरू की। पहला निशाना राजू है, वह विक्रम का दाहिना हाथ है। अगर हम उसे बेकार कर दें तो गिरोह हिल जाएगा। बलवान सिंह और समीर मेजर जया सिंह की योजना से प्रभावित हुए। उसकी रणनीति सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करने की नहीं थी, यह दुश्मन की कमजोरी को सटीक रूप से पहचान कर कानूनी दायरे में रहकर उसे एक घातक झटका देने की थी। यह पैरा एसएफ की तरह एक उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध था। लेकिन जया, तुम उन्हें सजा कैसे दोगी? हम सीधे मारपीट तो नहीं कर सकते? समीर ने पूछा। जया के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। सर, क्या आप भूल गए कि हमने पैरा एसएफ में क्या सीखा है? शारीरिक हिंसा ही सजा का एकमात्र तरीका नहीं है। जया ने टैबलेट पर स्क्रीन बदलते हुए समझाया। राजू पर इस समय जमीन की धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है, लेकिन सबूतों के अभाव में वह बच रहा है। लेकिन अगर कोई निर्णायक सबूत मिल जाए तो? ओह, मतलब हम वह सबूत मुहैया कराएंगे। बलवान सिंह की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, कानूनी रूप से इकट्ठा किए गए सबूत पुलिस को देंगे। और मुन्ना, वह क्लब में ड्रग्स बेचता है, इसकी भी बस एक रिपोर्ट करनी है। जया की योजना विस्तृत और अचूक थी। सीधी हिंसा के बजाय कानूनी सजा के माध्यम से बदला। यही पैरा एसएफ की मेजर जया सिंह द्वारा चुना गया न्याय का तरीका था। और पप्पू का क्या करोगी? वह थोड़ा अलग लग रहा है। समीर ने पप्पू की प्रोफाइल देखते हुए पूछा। इस आदमी को सोशल मीडिया पर अपने अपराधों का दिखावा करने की आदत है। हम इसकी सारी पोस्ट इकट्ठा करके पुलिस को देंगे और साथ ही मीडिया को भी लीक करेंगे। इसका सामाजिक बहिष्कार ही हमारा लक्ष्य है। बलवान सिंह ने सिर हिलाया। अच्छी योजना है। तो फिर विक्रम सिंह? जया की आंखें ठंडक से चमक उठीं। विक्रम सिंह के लिए मैंने कुछ खास सोचा है। मैं चाहती हूं कि उसे अपनी नानी के साथ अपने रिश्ते का पता चले और उसे यह एहसास हो कि उसने क्या किया है, और उसके बाद उसे कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तीनों ने देर रात तक योजना पर चर्चा की। भूमिकाओं का बंटवारा, सबूत इकट्ठा करने के तरीके, समय, सब कुछ सावधानी से तय किया गया। पैरा एसएफ में एक साथ प्रशिक्षण लेने का अनुभव उनके काम आ रहा था। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही इरादे समझ जाते थे। लेकिन जया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? इस सब के बाद तुम्हारी फौजी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। हम तो रिटायर्ड हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अभी भी एक सेवारत मेजर हो। समीर की चिंता पर जया ने दृढ़ता से जवाब दिया। सर, हमने पैरा एसएफ में क्या सीखा है? न्याय करना और कमजोरों की रक्षा करना। अभी वही करने का समय है। निष्ठा, एक सैनिक के रूप में मेरी अंतरात्मा और एक नातिन के रूप में मेरा कर्तव्य मुझे इस ऑपरेशन का आदेश दे रहा है। अगले दिन से अनौपचारिक ऑपरेशन शुरू हो गया। मेजर जया सिंह और उसके सीनियर्स अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार तेजी से काम करने लगे। यमुना वाइपर्स के गुर्गों को एक एक करके निष्क्रिय करने का एक परिष्कृत ऑपरेशन दिल्ली की रात में चुपचाप लेकिन तीव्रता से चल रहा था। भारत की सबसे जिंगिंग विशेष बल की एक मेजर अपने परिवार के लिए जो बदला ले रही थी, वह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि न्याय के लिए एक महान मिशन बन गया था। उसके सीने में पैरा एसएफ के प्रतीक चिन्ह बब्बर शेर की तरह पैनी बुद्धि और गर्मजोशी से भरी हिम्मत की आग जल रही थी। ऑपरेशन के पहले दिन मेजर जया सिंह दक्षिण दिल्ली के एक महंगे रेस्टोरेंट में राजू को देख रही थी। यमुना वाइपर्स का नंबर 2 और विक्रम सिंह का दाहिना हाथ राजू हर मंगलवार को यहां प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर अवैध सौदों पर चर्चा करता था। यह जगह प्राइवेट कमरों वाली थी, जहां बाहर की नजर नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन जया और उसकी टीम ने कुछ दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। जया दूर एक मेज पर बैठी थी। वह एक आम नौकरी पेशा महिला की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके कान में एक छोटा वायरलेस ईयरपीस लगा था, जिसे समीर की सुरक्षा टीम ने लगाया था। राजू के कमरे में हो रही बातचीत सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थी। वह साकेत वाली जमीन का क्या हुआ? राजू ने एक डीलर से पूछा। उसकी आवाज में लालच और घमंड भरा था। काम हो रहा है सर, जाली कागजात तैयार हैं और असली मालिक उस बुढ़े को अभी तक कुछ नहीं पता। जल्द ही हम उसे कौड़ियों के दाम पर खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया, इस सौदे से कम 3 करोड़ मिलेंगे। काम सफाई से करना। जया ने अपने फोन पर सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। यह सिर्फ एक साधारण रिकॉर्डिंग नहीं थी। पैरा एसएफ में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक उपकरण आसपास के शोर को पूरी तरह हटाकर
बात करने वालों की आवाज की तरंगों का विश्लेषण भी कर सकते थे, जिससे यह एक पुख्ता कानूनी सबूत बन जाता। उसी समय समीर का एक कर्मचारी, जिसके पेन में एक छोटा कैमरा लगा था, बगल के कमरे से दीवार में किए गए एक छोटे से छेद के जरिए राजू और डीलर के बीच हो रहे कागजात के लेन देन की तस्वीरें ले रहा था। प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के निर्णायक सबूत एक एक करके इकट्ठा हो रहे थे। राजू और उसके साथियों को यह बिल्कुल भी एक एकटार किया गया है। अंदाजा नहीं था कि वे जिस मकड़ी के जाल में दूसरों को फंसा रहे थे, वे खुद उससे भी बड़े जाल में फंस चुके थे। 1 घंटे बाद जब राजू संतुष्ट होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तो जया भी चुपचाप उसके पीछे हो ली। पैरा एसएफ में सीखी गई पीछा करने की कला काम आ रही थी। वह भीड़ में इस तरह घुल मिल गई कि राजू को भनक तक नहीं लगी। राजू एक ऑफिस बिल्डिंग में गया। कागजों पर यह एक सामान्य रियल एस्टेट एजेंसी थी, लेकिन असल में यह उसके धोखाधड़ी गिरोह का अड्डा था। जया ने सड़क के दूसरी ओर एक दुकान में बैठकर दूरबीन से ऑफिस के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी। सर, राजू अपने अड्डे में पहुंच गया है, अभी जाली कागजात संभाल रहा है, जया ने बलवान सिंह को फोन करके बताया। ठीक है, नजर रखो, आज रात पुलिस को देने के लिए सारे सबूत तैयार कर लेते हैं। एक गुमनाम मुखबिर द्वारा दिए गए इतने पुख्ता सबूत देखकर पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तभी समीर का फोन आया। जया, मुन्ना की तरफ से बड़ी खबर है। आज रात क्लब में एक बड़ी ड्रग्स की डील होने वाली है। मेरा आदमी मौके पर है और वीडियो बनाने के लिए तैयार है। यह पक्का पकड़ा जाएगा। जया के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। यमुना वाइपर्स नामक पेड़ की शाखाएं एक एक करके कट रही थीं। अब बस सड़े हुए तने को गिराना बाकी था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू के ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। यह जया की टीम द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर की गई कार्रवाई थी। पुलिस को ऑफिस में छिपे हुए जाली अनुबंध, मोहरें, फर्जी सिम कार्ड और पीड़ितों की सूची, सब कुछ मिल गया। राजू को सोते हुए उसके ऑफिस के सोफे से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब क्या हो रहा है? राजू पुलिस स्टेशन ले जाए जाते समय चिल्लाता रहा। किसने शिकायत की? मेरे आसपास कोई जासूस है क्या? उसका चिल्लाना बेकार गया। जया की टीम द्वारा दिए गए सबूत इतने साफ और निर्णायक थे कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम सिंह को जब अपने दाहिने हाथ राजू की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वह बौखला गया। यह कैसे हुआ? राजू तो इतना संभल कर काम करता था, पुलिस को कैसे पता चला? विक्रम को बेचैनी होने लगी। उसके दाहिने हाथ का पकड़ा जाना गिरोह के लिए एक बड़ा झटका था। उसने खुद को यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि यह बस एक बुरी किस्मत है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उनका गला घोंट रही हो। उसे यह सपने में भी ख्याल नहीं आया कि इस सब के पीछे पैरा एसएफ की एक मेजर है। राजू की गिरफ्तारी ने यमुना वाइपर्स में पहली दरार डाल दी थी। अब दूसरा निशाना क्लब में ड्रग्स का धंधा करने वाला जहरीला सांप मुन्ना था। उसके लिए जाल बिछाया जा चुका था। ऑपरेशन का अगला मंच दक्षिण दिल्ली का सबसे भव्य और गुप्त क्लब नियॉन था। यह मुन्ना का मुख्य अड्डा और यमुना वाइपर्स की कमाई का एक बड़ा जरिया था। एक सेवारत फौजी होने के नाते जया का खुद वहां जाना असंभव था और इसकी जरूरत भी नहीं थी। समीर की सुरक्षा एजेंसी ही इस क्लब की सुरक्षा का काम देखती थी। उसका एक कर्मचारी पारस पैरा एसएफ का ही एक पूर्व सैनिक था, जो पिछले कई महीनों से क्लब के अंदर की जानकारी इकट्ठा कर समीर को दे रहा था। सर, आज रात 12 बजे वीआईपी रूम में मुन्ना की ताइवान के एक गिरोह के साथ बड़ी डील है। 2 किलो कोकीन का सौदा है। उसे रंगे हाथों पकड़ने का यह सुनहरा मौका है। पारस की रिपोर्ट संक्षिप्त और सटीक थी। समीर ने यह जानकारी तुरंत जया और बलवान सिंह को दी। तीनों ने वीडियो कॉल पर आखिरी बार योजना की समीक्षा की। मौके पर सबूत इकट्ठा करना सबसे जरूरी है। पारस, क्या तुम सुरक्षित रूप से वीडियो बना पाओगे? जया की आवाज में पारस की सुरक्षा की चिंता थी। चिंता मत कीजिए मेजर मैम, कमरे की छत में लगे खुफिया कैमरे और मेरे शरीर पर लगे बॉडी कैम से सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं पुख्ता सबूत हासिल करूंगा। उस रात 12 बजे क्लब नियॉन तेज रोशनी, धड़कते संगीत और युवाओं की ऊर्जा से भरा हुआ था। पारस हमेशा की तरह सुरक्षा गार्ड की वर्दी में वीआईपी रूम के गलियारे में गश्त कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुन्ना 2 ताइवानी लोगों के साथ वीआईपी रूम में दाखिल हुआ।
पारस उनके पीछे पीछे चलते हुए स्वाभाविक रूप से गलियारे की निगरानी करता रहा। कमरे के अंदर गुप्त बातचीत शुरू हुई। माल लाए हो? मुन्ना ने घमंड से पूछा। यहां है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। पैसे तैयार है ना? ताइवानी ने नोटों से भरे बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस पल मुन्ना ने बैग खोलकर नोटों की जांच की और ताइवानी ने कोकीन का पैकेट मेज पर रखा, पारस के बॉडी कैम और छत के खुफिया कैमरे ने हर दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। जब उन्होंने हाथ मिलाया तब तक एक अचूक सबूत हासिल हो चुका था। डील खत्म होने के बाद जब मुन्ना कमरे से बाहर निकला तो पारस ने सिर झुकाकर उसे सलाम किया। मुन्ना बिना शक किए वहां से चला गया। पारस ने तुरंत रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो समीर को भेज दिया और वहां से वह जया और बलवान सिंह तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया, जया ने वीडियो देखकर कहा। अब बस पुलिस को सूचना देनी थी। बलवान सिंह ने एक बार फिर गुमनाम मुखबिर बनकर इस बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को वीडियो भेज दिया। एनसीबी ने तुरंत कार्रवाई की। 3 दिन बाद मुन्ना उसी क्लब में एक और डील करते हुए पहले से घात लगाए बैठी एनसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। क्लब में हड़कंप मच गया और मुन्ना को हथकड़ियों में जकड़कर ले जाया गया। कुछ दिन पहले पारस द्वारा बनाया गया वीडियो एक ऐसा सबूत था जिससे वह बच नहीं सकता था। मुतरक तो अभी भी अमना। यह खबर विक्रम सिंह के लिए एक और बड़ा झटका थी। राजू के बाद मुन्ना भी पकड़ा गया। गिरोह के 2 बड़े स्तंभ एक के बाद एक ढह गए थे। अब यह कोई संयोग नहीं था, यह साफ था कि कोई उन्हें निशाना बना रहा था। कौन है? आखिर कौन है? विक्रम अपने अड्डे पर पागलों की तरह चिल्लाया। उसे शक हुआ कि यह किसी दुश्मन गिरोह का काम है या किसी अपने ने ही धोखा दिया है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। दुश्मन एक साये की तरह काम कर रहा था और केवल उनकी कमजोरियों पर हमला कर रहा था। वह गहरे डर और बेचैनी में डूब गया। उसने अपने आखिरी गुर्गे पप्पू को कुछ समय के लिए शांत रहने का आदेश दिया, लेकिन जया की योजना अगले चरण में पहुंच चुकी थी। विक्रम सिंह का डर में खुद को अलग थलग कर लेना, यही तो जया चाहती थी। अब आखिरी शाखा को काटने और सड़े हुए तने की सांसें रोकने का समय था। यमुना वाइपर्स का आखिरी बचा हुआ गुर्गा पप्पू, वह राजू और मुन्ना से अलग था। वह हिंसक और मूर्ख तो था, लेकिन उसमें अपने अपराधों का दिखावा करने और प्रशंसा पाने की एक अजीब इच्छा थी। उसका सोशल मीडिया अकाउंट उसकी इसी इच्छा का प्रदर्शन था और मेजर जया सिंह के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। जया और बलवान सिंह समीर द्वारा उपलब्ध कराए गए एक सुरक्षित घर में पप्पू के सोशल मीडिया अकाउंट का विश्लेषण कर रहे थे। उसका अकाउंट अपराधों का एक संग्रहालय था। मेट्रो में बुजुर्गों को धमकाते हुए तस्वीरें, लूटे हुए नोटों को बिस्तर पर फैलाकर ली गई तस्वीरें, मारपीट के शिकार लोगों का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट। उसकी हर पोस्ट के साथ गर्व से भरे हैशटैग लगे होते थे। डेली का डॉन, पाइजा, ही साब कुछ हाय, लाइफ आइज वन टाइम। यह आदमी तो पूरा बेवकूफ है, बलवान सिंह ने कहा। जितना बेवकूफ है उसे उतनी ही बेरहमी से तोड़ना होगा। जया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने पप्पू की हर पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और सहेज लिया, लेकिन जिस चीज ने उसके दिल को सबसे ज्यादा दुखाया वह उसकी नानी पार्वती देवी पर हुए हमले के दिन की पोस्ट थी। आज मेट्रो में एक बुढ़िया को सबक सिखाया। एक सीट ही तो मांगी थी, इतनी अकड़, दुनिया से डर नहीं लगता तो हमसे डरना पड़ेगा। ट्रू एजुकेशन, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड। उस पोस्ट के नीचे उसने अपनी एक हंसती हुई सेल्फी भी लगाई थी। जया ने मॉनिटर को घूरते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और स्थिर थीं। जया और बलवान सिंह ने इकट्ठा किए गए सबूतों को सिर्फ पुलिस को नहीं दिया, उन्होंने इन सबूतों से एक कहानी बनाई। पप्पू के अपराधों को समय के अनुसार व्यवस्थित किया और पार्वती देवी पर हमले वाली पोस्ट को सबसे ऊपर रखकर उसके घृणित कार्यों को दुनिया के सामने लाने की तैयारी की। ऑपरेशन एक साथ शुरू हुआ। बलवान सिंह ने सारे सबूत पुलिस की साइबर क्राइम सेल को गुमनाम रूप से भेज दिए। उसी समय जया ने एक खोजी पत्रकार को, जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करता था, सारे सबूत ईमेल कर दिए। यह पुलिस द्वारा कानूनी सजा और मीडिया द्वारा सामाजिक सजा दोनों को एक साथ अंजाम देने की रणनीति थी। कुछ दिनों बाद देश में तहलका मच गया। सोशल मीडिया पर अपराधों का दिखावा करने वाला गुंडा बुजुर्ग महिला पर हमले का भी किया, गर्व से प्रदर्शन। यह खबर हर न्यूज पोर्टल की हेडलाइन बन गई।
पप्पू का असली नाम, चेहरा और उसकी भयानक पोस्ट बिना किसी सेंसर के पूरे देश में फैल गई। जनता का गुस्सा आग की तरह फैल गया। उसका सोशल मीडिया अकाउंट गालियों और धमकियों से भर गया। भाई, मैं क्या करूं? पूरी दुनिया मुझे पहचान गई है। पप्पू ने विक्रम को रोते हुए फोन किया। लोग सड़क पर उंगलियां उठा रहे हैं। घर के बाहर पत्रकार खड़े हैं। विक्रम कुछ नहीं कह सका। अब डर उसके पूरे शरीर पर हावी हो चुका था। उसके तीनों गुर्गे बेकार हो चुके थे। राजू जेल में था, मुन्ना पर ड्रग्स का केस चल रहा था और पप्पू सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो चुका था। कोई हमें योजनाबद्ध तरीके से तबाह कर रहा है। विक्रम को अब यकीन हो गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह कौन कर रहा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बुढ़िया को उसने मेट्रो में मारा था, उसकी नातिन भारत की सबसे जिंगिंग विशेष बल पैरा एसएफ की एक मेजर है। जया दूर से यह सब देख रही थी। वह देख सकती थी कि विक्रम कैसे टूट रहा है। वह अब बिना दांतों वाला शेर नहीं, बल्कि पिंजरे में फंसा एक चूहा था। सर, पहला चरण सफल रहा। अब सिर्फ विक्रम सिंह बचा है, जया ने बलवान सिंह और समीर को बताया। आखिरी चरण सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रम को सिर्फ कानूनी सजा नहीं, बल्कि यह भी एहसास होना चाहिए कि उसने क्या गलत किया है, समीर ने गंभीरता से कहा। जया की आंखें ठंडक से चमक उठी। विक्रम सिंह के साथ आखिरी मुकाबले का समय आ गया था। अपनी सगी मां को मारने का हिसाब चुकाने का समय आ गया था। वह अब शिकारी नहीं, बल्कि एक न्यायकर्ता के रूप में उसके सामने खड़ी होने के लिए तैयार थी। विक्रम सिंह टूट रहा था। उसका साम्राज्य रेत के महल की तरह ढह गया था और वह अब एक खाली महल में अकेला बचा हुआ तानाशाह था। वह दिन में पर्दे गिराकर अंधेरे में शराब पीता और रात में छोटी सी आहट पर भी चौंक कर उठ जाता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, कौन? उसके अपार्टमेंट के सामने वाली इमारत में मेजर जया सिंह और उसकी टीम बारी बारी से विक्रम की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। अब चूहेदानी में चारा डालने का समय आ गया है, जया ने दूरबीन से आंखें हटाते हुए कहा। विक्रम अत्यधिक डर और शक में जी रहा था, इसलिए कोई साधारण चारा काम नहीं करता। एक ऐसा लालच चाहिए था जो उसकी हताशा और लालच दोनों को एक साथ जगाए। यह काम समीर ने किया। उसने आवाज बदलने वाले सॉफ्टवेयर और एक फर्जी सिम का उपयोग करके गिरफ्तार हुए राजू का पुराना सहयोगी बनकर विक्रम को फोन किया। विक्रम सिंह बोल रहे हैं, मैं शर्मा बोल रहा हूं। राजू के साथ काम करता था। कौन हो तुम? मेरा नंबर कहां से मिला? विक्रम ने शक से पूछा। शांत हो जाइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। राजू ने पकड़े जाने से पहले कुछ काला धन और हिसाब की किताबें छिपा दी थीं। अगर वह पुलिस के हाथ लग गईं, तो आप भी नहीं बचेंगे। उस पैसे से आप कुछ साल विदेश में आराम से रह सकते हैं। पैसा और भागना, ये दो शब्द विक्रम के कानों में गूंज गए। तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? राजू ने कहा था कि वह सिर्फ आप पर भरोसा कर सकता है। सामान मेट्रो स्टेशन के लॉकर में है। आज रात 11 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन का 8 नंबर लॉकर। चावड़ी बाजार, यह वही स्टेशन था जहां से पार्वती देवी अपनी बेटी के घर जाने के लिए अक्सर मेट्रो बदलती थीं। जया ने जानबूझकर यह जगह चुनी थी। पासवर्ड क्या है? कोई पासवर्ड नहीं है। आपको चाबी ढूंढनी होगी। येलो लाइन पर रात 10:40 बजे चावड़ी बाजार पहुंचने वाली ट्रेन नंबर 2238 के चौथे डिब्बे में वरिष्ठ नागरिक सीट के नीचे चाबी छिपाई हुई है। ट्रेन नंबर, चौथा डिब्बा और वरिष्ठ नागरिक सीट, यह सब उस दिन की घटना की याद दिला रहा था। विक्रम को एक अनजाना डर महसूस हुआ, लेकिन करोड़ों के कैश और अपने अपराधों के सबूतों का लालच वह छोड़ नहीं सका। आखिरकार लालच और हताशा डर पर हावी हो गए। ठीक है, मैं आता हूं। फोन काटने के बाद विक्रम की आंखें बेचैन थीं। उसने कई दिनों बाद पहली बार बाहर जाने की तैयारी शुरू की। उसने एक काली टोपी और मास्क पहना। उसके हाथ में एक छोटी पिस्तौल भी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वाली इमारत से जया की आवाज वॉकी टॉकी पर गूंजी, लक्ष्य जाल की ओर बढ़ रहा है। विक्रम इस बात से अनजान था कि वह खुद ही न्याय के मंच की ओर चल रहा था। मेजर जया सिंह पहले ही चावड़ी बाजार स्टेशन पहुंच चुकी थी। रात 10 बजे के बाद स्टेशन लगभग खाली था। विक्रम टोपी और नीचे किए हुए चारों ओर देखते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद डिस्प्ले बोर्ड पर 2238 नंबर की ट्रेन के आने की सूचना आई। ट्रेन रुकते ही विक्रम चौथे डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था।
वह सीधे वरिष्ठ नागरिक सीट की ओर गया और सीट के नीचे हाथ डालकर टटोलने लगा। उसकी उंगलियों को एक ठंडी धातु का एहसास हुआ, लॉकर की चाबी। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, बंद होते दरवाजे से एक महिला चुपचाप अंदर आई। उसने एक साधारण काला कोट पहना हुआ था, लेकिन उसकी चाल और संतुलन असाधारण थे। वह धीरे धीरे बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम को खतरा महसूस हुआ। कौन हो तुम? मुझसे क्या काम है? महिला उसके सामने आकर रुकी। उसकी ठंडी और गहरी आंखें विक्रम के चेहरे पर गिर गईं। मेरा नाम जया सिंह है। महिला की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक फौलादी ताकत थी। पार्वती देवी की नातिन। पार्वती देवी का नाम सुनते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे वह बुढ़िया याद आ गई जिसे उसने पीटा था, और अचानक उसे सब कुछ समझ में आ गया। तो यह तुम थी? मेरे सारे आदमियों को तुमने ही खत्म किया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उस गुस्से में गहरा डर छिपा था। तुमने एक मेट्रो की सीट के लिए एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया। वह मेरी नानी है। जया की आवाज में कोई भावना नहीं थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। लेकिन तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए, विक्रम सिंह। जया एक कदम और आगे बढ़ी। या मुझे तुम्हें मामा कहना चाहिए? क्या मामा? क्या बकवास कर रही हो? विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से कांप रही थीं। पार्वती देवी, जिसे तुमने बुढ़िया कहकर थप्पड़ मारा था, वह तुम्हारी सगी मां है, जिसने तुम्हें जन्म दिया और मजबूरी में अनाथालय में छोड़ दिया। जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। उसे केवल जया की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके जहन में गूंज रही थी। तुम्हारी सगी मां है। उसे वह दिन याद आया। उसकी चीख, बुढ़िया की डरी हुई आंखें, थप्पड़ की आवाज, जमीन पर बिखरा हुआ अचार और कांपते हाथों से अचार उठाती हुई उस बुढ़िया की दयनीय छवि। जीवन भर जिससे वह नफरत करता रहा, जिस मां से वह पूछना चाहता था कि उसे क्यों छोड़ा, उसी मां को उसने अपने हाथों से पीटा था। आहा! विक्रम के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उसके हाथ से चाबी और पिस्तौल छूटकर गिर गए। यह शारीरिक दर्द नहीं था, यह उसकी आत्मा के टूटने की आवाज थी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने लगी। प्लेटफॉर्म पर पुलिस की गाड़ी की बत्तियां चमक रही थीं। बलवान सिंह ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था, लेकिन विक्रम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी दुनिया तबाह हो चुकी थी। विक्रम की गिरफ्तारी बहुत शांति से हुई। उसने कोई विरोध नहीं किया। वह एक बेजान गुड़िया की तरह पुलिस के साथ ट्रेन से उतर गया। मेजर जया सिंह दूर से यह सब चुपचाप देखती रही। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसके मन में जीत की कोई भावना नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में विक्रम ने सब कुछ कबूल कर लिया। पार्वती देवी पर हमले के साथ साथ वे सारे अपराध भी जिनके सबूत पुलिस को कभी नहीं मिले थे। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसके जहन में बस जया के आखिरी शब्द और अपनी मां का चेहरा घूम रहा था। जया नानी के घर लौटी। नानी, वह आदमी पकड़ा गया। कुछ दिनों बाद जब टीवी पर विक्रम की गिरफ्तारी की खबर आई, तो पार्वती देवी ने उसे पहचान लिया। जया, यह तो मेरा विक्रम है। जया ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर पार्वती जी का दिल टूट गया। वह गुस्से में नहीं, बल्कि गहरे दुख और अपराध बोध में डूब गईं। मेरे ही बेटे ने अपनी मां को मारा। यह सब मेरी गलती है। कुछ दिनों बाद पार्वती जी ने जिद की कि वह विक्रम से मिलेंगी। जेल के मुलाकात कक्ष में एक मोटे शीशे के आर पार पार्वती देवी और विक्रम सिंह आमने सामने बैठे। 50 से ज्यादा सालों बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों कुछ बोल नहीं पाए, बस एक दूसरे को देखकर रोते रहे। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। पार्वती जी भी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। यह दुनिया का सबसे दुखद और अजीब पुनर्मिलन था। विक्रम के मुकदमे के दिन उसने अपनी आखिरी गवाही में जज से कहा, जज साहब, मैं अपने अपराधों के लिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक जानवर की तरह जी है। मैं जीवन भर अपनी मां से नफरत करता रहा, और जब वह मिली तो मैंने अपने ही गंदे हाथों से उन्हें मारा। यह एक ऐसा पाप है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। कृपया मुझे कानून की सबसे कड़ी सजा दें। यही मेरी मां से माफी मांगने का एकमात्र तरीका है। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने विक्रम को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत के बाहर पार्वती जी ने अपनी नातिन से कहा, मैं इंतजार करूंगी। जया, मैंने 57 साल इंतजार किया है। 5 साल और सही। और 5 साल बीत गए। एक सुबह
जेल के गेट के बाहर पार्वती देवी खड़ी थीं। उनके साथ अब कर्नल बन चुकी जया सिंह भी थीं। जेल का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। वह विक्रम सिंह था। 5 साल की सजा ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। वह अब एक साधारण, थका हुआ, अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। उसने दरवाजे के बाहर अपनी मां को देखा और वहीं रुक गया। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका और सिर झुकाकर रोने लगा। पार्वती देवी खुद उसके पास गईं और उसका खुरदुरा हाथ पकड़ा। घर चल बेटा। इस एक वाक्य पर विक्रम अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। 60 से ज्यादा साल भटकने के बाद वह आखिरकार अपनी मां की गोद में लौट आया था। उनका नया जीवन अजीब और मुश्किल था। विक्रम एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान में चुपचाप काम करता। एक शाम जब पार्वती जी अचार बना रही थीं, तो उस लाल अचार को देखकर विक्रम को मेट्रो वाली घटना याद आ गई और उसकी आंखें भर आईं। पार्वती जी ने धीरे से कहा, विक्रम आ, मेरी मदद कर दे। विक्रम चुपचाप अपनी मां के बगल में बैठ गया और कांपते हाथों से अचार में मसाले मिलाने लगा। मां और बेटे ने चुपचाप मिलकर अचार बनाया। यह एक शांत प्रक्रिया थी जो उनके घावों को भर रही थी। कुछ समय बाद विक्रम अपनी मां को लेकर मेट्रो में चढ़ा। उसने जानबूझकर वही येलो लाइन पकड़ी। उसने अपनी मां को वरिष्ठ नागरिक सीट पर बिठाया और एक गार्ड की तरह उनके सामने खड़ा हो गया। तभी एक नौजवान शोर मचाते हुए सीट पर बैठने लगा। विक्रम ने पहले की तरह उसे धमकाया नहीं, बल्कि एक शांत और दृढ़ आवाज में कहा, यहां मेरी मां बैठी हैं, कृपया थोड़ा शांत रहेंगे। उसकी आवाज में हिंसा नहीं, बल्कि सम्मान की ताकत थी। नौजवान शर्मिंदा होकर चुप हो गया। उस पल विक्रम ने अपने अतीत को अलविदा कह दिया। छुट्टी पर आई जया जब घर आई तो नानी, मामा और नातिन तीनों ने साथ में खाना खाया। अब उस मेज पर कोई दुखद साया नहीं था। खाना खाने के बाद विक्रम ने जया से धीरे से कहा, जया, नहीं कर्नल साहिबा, मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए शुक्रिया। अगर तुम न होती तो मैं मरते दम तक यह नहीं जान पाता कि मैं कितना बड़ा जानवर था। तुमने मेरी आत्मा को बचाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जया ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। पैरा एसएफ के प्रशिक्षण ने उसे दुश्मन को हराना सिखाया था, लेकिन इस मिशन ने उसे कुछ और सिखाया था। सच्चा न्याय सिर्फ बुराई को सजा देने पर खत्म नहीं होता, बल्कि उस बुराई को अच्छाई में बदलने की एक छोटी सी संभावना को जन्म देने तक जाता है। उसने एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन इस लंबी लड़ाई को आखिरकार उसकी नानी के असीम प्रेम और क्षमा की शक्ति ने ही समाप्त किया था। एक पार्क में पार्वती देवी अपने बेटे विक्रम का हाथ थामे धीरे धीरे चल रही थीं। बेटा अब अपनी बूढ़ी मां का मजबूत सहारा बन गया था। अतीत के घाव पूरी तरह से भरे नहीं थे, लेकिन अब वे दुख नहीं देते थे। वे इस बात का सबूत थे कि एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद वे आखिरकार एक दूसरे के पास लौट आए थे। जया दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसके होंठों पर एक शांत और सुकून भरी मुस्कान आई। उसने उन दोनों को चुपचाप एक सैल्यूट किया और अपने रास्ते पर चल पड़ी। न्याय हो चुका था और उद्धार शुरू हो गया था। उसका मिशन अब पूरी तरह से सफल हो गया था।